नमस्कार, स्वागत है आपका एलविन क्लास में। आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा से में के जो दो कक्षाओं में पढ़ चुके हैं उससे आगे हम लोग आज बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन आएगा, उसके बाद माउंटबेटन योजना आएगी, उसके बाद हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक, तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो हमारा भारत शासन अधिनियम था 1935, वो कब आया, किसका परिणित था, किसका परिणाम था? जो वर्ष 1930, वर्ष 1931 और वर्ष 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। ये श्वेत पत्र क्या था? उसमें सुझाव दिए गए थे। जो बातें हुई थी उसको ध्यानगत रखते हुए इसमें सुझाव दिए गए थे और उन्हीं सुझावों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। आइए देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 वर्ष 1930, 1931 और 1932 के गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में किए गए विचारों के आधार पर मार्च 1933 में, कब? मार्च 1933 में श्वेत पत्र जारी किया गया। क्या जारी किया गया? श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसमें क्या था? इस श्वेत पत्र में ये था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था होनी चाहिए और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था का सुझाव दिया गया था इस श्वेत पत्र में, और जो केंद्र था उसमें आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। श्वेत पत्र के जो सुझाव थे उनको स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया या आया। वर्ष 1930, 31 और 32 में लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों के परिणित रूप में एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र में ये था कि जो प्रांत में हो वो उत्तरदायी शासन व्यवस्था की बात की गई, केंद्र में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की बात की गई थी। उन्हीं को स्वीकार करते हुए 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम पारित किया गया या लाया गया। अब इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये एक अधिनियम बहुत ही लंबा चौड़ा और जटिल प्रक्रियाओं वाला दस्तावेज था। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। यह एक लंबा और जटिल प्रलेख वाला अधिनियम था या डाटा था या किताब थी। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। कई बार प्रश्नों में, परीक्षाओं के प्रश्नों में पूछा जाता है कि 1932 का जो अधिनियम पास किया गया था उसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद बात करेंगे इसमें और क्या था। इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता कायम रखी गई थी। इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता कायम रखी गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में। एक महत्वपूर्ण जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतों से द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत खत्म किया गया? देखिए, प्रांतों से द्वैध शासन की जो समाप्ति हुई वो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके अब केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने से तात्पर्य ये था कि जो विषय थे उनको हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांटा गया और उनके आधार पर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। तो यहाँ से दो प्रश्न आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कब हुआ? तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार हुआ। और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ? तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा क्या हुआ? प्रारंभ किया गया। यही बात आगे लिखी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे अंत किया गया। प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था का अंत किया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता की नींव पड़ी। जब द्वैध शासन का अंत हो जाएगा मतलब प्रांत अपने नियम और कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होगा।
ठीक। तो इससे क्या होगी, स्वायत्तता की मांग होगी। जो हम लोग पढ़े थे पहली क्लास में कि भारत के संवैधानिक विकास का जो चरण था वो क्रमिक विकास था, उसमें स्वायत्तता की बात की गई थी। तो 1773 के पहले से एक्ट आते आते हमें प्रांतों में स्वायत्तता कब मिली, 1935 में, लगभग 180 साल बाद। उसके बाद इसमें क्या हुआ, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की स्थापना हुई। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। उसके बाद प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था कब खत्म की गई, तो वो हो जाएगा वो भी 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद इसमें क्या किया गया, जो विषय थे नियम कानून किस पे बनेगा, जैसे शिक्षा हो गया, आपका पुलिस हो गया, न्याय हो गया, खाद्य हो गया, रसद हो गया, अकाल हो गया, जहाजरानी हो गया, विदेश सेवा हो गया, ऐसे ऐसे जो विषय होते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, उसको अब 3 लिस्ट बना दी गई, 3 सूचियों में विभाजित किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। उसमें एक पहली सूची थी संघीय सूची, दूसरी हो गई प्रांतीय सूची और तीसरी हो गई समवर्ती सूची। जो संघीय सूची के में 59 विषय थे, 59 सब्जेक्ट्स। प्रांतीय सूची जो स्टेट लिस्ट है उसमें 54 विषय थे, और समवर्ती सूची कॉन्क्रीट लिस्ट इसे कहते हैं, इसमें 36 विषय थे। तो संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को, ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट को था। प्रांतीय सूची पे प्रांतीय सरकार को, समवर्ती सूची पे संघ सरकार और प्रांत सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन विवाद की स्थिति में संघ वाला बनाया गया कानून मान्य होता था। उसके बाद कुछ इसके बाद भी अवशिष्ट शक्तियाँ थी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ उस समय किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। 1935 के अधिनियम द्वारा पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी, गवर्नर के जनरल के पास थी। उसके बाद क्या हुआ, एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह संघीय न्यायालय क्या था, प्रश्न पूछता है उद्देश्य कथन में कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक। उसके बाद देगा कि यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, यह इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों। तो ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ये देखिए, संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ये भी स्टेटमेंट वाला जो प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए ये उपयोगी है। उसके बाद क्या किया गया था, इसमें हरिजनों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा हरिजनों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किया गया था। अभी तक पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान हुआ था, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, इंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियनों के लिए, ठीक है। अब हो गया उसमें एक और जुड़ गया, हरिजनों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा एक और बात हुई कि मतलब बर्मा जो भारत का हिस्सा था, जिसे आज आधुनिक नाम म्यांमार है, उसको भारत से अलग कर दिया गया। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बर्मा भारत से अलग कब हुआ, म्यांमार जिसका अभी वर्तमान नाम है म्यांमार, भारत से 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसको अलग किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला। 10% जो जनसंख्या थी अर्थात प्रांतीय विधानसभा में जो चुने जाते थे लोग, उनके लिए 10% लोग मत देने का अधिकार मिला। उसके बाद क्या हुआ, जो आज स्टेट सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी मतलब उसका गठन हो गया था 1935 में। तो प्रांतीय सेवा आयोग का गठन हुआ। ये एक प्रांतों के लिए होता था, लेकिन एक या दो मिलके एक संयुक्त प्रांतीय सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया था। अर्थात एक से अधिक राज्य मिलके संयुक्त प्रांतीय सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ।
इसकी आलोचना भी की जाती है। ये जो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम था, ये 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिया गया। इसकी आलोचना करते हुए स्टेटमेंट भी कई बार पूछा जाता है, जैसे आपके नेट वाले परीक्षा में ज़्यादा आता है। पूछा जाता है कि दास्ता का एक नया अधिकार पत्र 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने कहा? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। उसके बाद एक प्रश्न पूछता है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में अपनी क्या टिप्पणी की थी आलोचना करते हुए? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक परंतु अंदर से खोखला है। इसके बाद आइए हम आगे महत्वपूर्ण विषयों को देखते हैं। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के बाद आया शिमला समझौता हुआ। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना बनी। तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया? क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन एक सदस्यीय आयोग था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे। ये उस समय ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। और क्रिप्स मिशन भारत आया 22 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ये कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। यह कई सदस्यीय आयोग था। यह सिर्फ और सिर्फ एक सदस्यीय आयोग था। एक सदस्यीय आयोग था, मतलब जो अध्यक्ष था वही सदस्य था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे, किसकी अगुवाई में यह कमीशन आया था, मिशन आया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ये क्या थे उस समय? ये ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इसमें 4-5 प्रश्न है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। यह कई सदस्यीय आयोग था, तो यह एक सदस्यीय आयोग था। किसकी अगुवाई में या किसके नेतृत्व में यह आयोग आया? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के अगुवाई में यह भारत आया। उसके बाद पूछा जाएगा कि जो क्रिप्स थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कौन से सदस्य थे? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो युद्ध मंत्रिमंडल था, जो युद्धों के संबंध में सब अपने नियम कानून और व्यवस्थाएं उनका प्रबंधन देखता था, उसके सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ये क्या था? यह जो क्यों आया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो यह एक वैधानिक मसौदा था। ये आए 20 दिनों तक भारत में रहे और ये कांग्रेस के, मुस्लिम लीग से और जितनी राजनीतिक पार्टियां थी उनके लोगों से बात किए, लेकिन वह बात निरर्थक हुई। ये अपने आधार पर कुछ एक वैधानिक मसौदा प्रस्तुत किए जिसको सभी ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया। उस समय कांग्रेस ही भारत की एकमात्र ऐसी बड़ी पार्टी थी जिसमें सभी छोटी छोटी पार्टियों का विलयन था। विलयन भी कह सकते हैं और एक ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों का समर्थन इनको प्राप्त था, क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो भारत ही नहीं, अखंड भारत की स्वतंत्रता, भारत का अपना संविधान हो, इसके बारे में मांग कर रही थी। और इसके पहले आपके जब से गांधी युग आया तब से राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई जान पड़ गई थी। 1885 में के बाद से जो कांग्रेस का स्वरूप था वो क्षेत्रीय न होकर राष्ट्रीय स्वरूप हो गया था। तो यही कारण था कि जो आयोग या मिशन आता था उनके अध्यक्ष या उनके सदस्य कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करते थे, उसके बाद अपना एक नया रूप या मसौदा उनको आधार मानकर देते थे। तो वैसे ही सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए मार्च 1946 में। 20 दिनों तक वो प्रमुख राजनीतिक दल के नेताओं से बात किए और एक अपना वैधानिक मसौदा बात करने के आधार पर जारी किए, लेकिन उस मसौदे को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई थी। मुस्लिम लीग भी अपने चरमोत्कर्ष पर थी और वो अलग और पृथक निर्वाचन मंडल के लिए, और पृथक निर्वाचन मंडल और जो जाति विविधता थी उसके बारे में हमारा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो असफल ही कहा जाएगा। असफल इसलिए रहा कि उसमें भारत को कई जाति पंथ के नाम पर निर्वाचन के आधार पर, वैमनस्यता के आधार पर बांटने की बात सभी लोग कर रहे थे। तो
इसमें कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का ये कारण था कि जो भारत की सुरक्षा के संबंध में जो वैधानिक मसौदे या प्रारूप दिए गए थे वो वैसे नहीं थे जैसे मतलब भारत के लिए होने चाहिए थे, या भारत के नेताओं द्वारा जो कहा गया था उसके संबंध में वो बिल्कुल ही अलग थे। इसलिए उनके प्रश्न पर और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को उसमें स्वीकार किया गया था। इसके आधार पर क्रिप्स मिशन के द्वारा जो वैधानिक मसौदा दिया गया था उसको अस्वीकार कर दिया गया, अर्थात सहमत नहीं बनी। उसके बाद शिमला समझौता हुआ, 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला। इसमें वायसराय और भारतीय नेताओं की एक बैठक थी, सम्मेलन था जिसे शिमला सम्मेलन नाम दिया गया है। इसमें ये भी कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। इसमें कांग्रेस अपने अलग मांग पे अड़ी थी, मुस्लिम लीग अपने अलग मांग पर अड़ी थी। कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता कह रहे थे कि जो भारत हो हमारा अखंड भारत हो, लेकिन मुस्लिम लीग के जो नेतृत्वकर्ता थे वो पाकिस्तान की अलग मांग पर अडिग रहे। इसलिए यह भी जो शिमला समझौता हुआ था 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य वायसराय और भारतीय नेताओं के मध्य, तो वो भी असफल ही रहा। उसके बाद हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन प्लान 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जी थे। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसमें पूछता है कि जो कैबिनेट मिशन था उसके कौन कौन से सदस्य थे। 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, उसमें ये तीनों ही नाम जो है वो सदस्य थे। अध्यक्ष थे, अध्यक्ष भी सदस्य ही होता है, तो अध्यक्ष की केवल अगर बात आए तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस की बात आएगी और जो सदस्य की बात आएगी वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर साहब की आएगी। ये भी जो कैबिनेट मिशन था इसको शुरू में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इसे अस्वीकार करते हुए और पाकिस्तान बनाने के अपने मांग पर अडिग रही और पाकिस्तान निर्माण हेतु 16 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस प्रारंभ कर दिया। एक प्रश्न ये आता है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होता है 16 अगस्त। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था वो माउंटबेटन प्लान जो आया था उसी का वैधानिक रूप था। तो इसमें ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य होंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। प्रत्येक अधिराज्य जो होंगे अर्थात पाकिस्तान और भारत, उसका गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। उसके बाद जब तक दोनों अधिराज्य अपने नए संविधान का निर्माण नहीं कर पाते हैं तब तक जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उनके प्रावधानों के अनुसार वहाँ पे शासन चलाया जाएगा और देसी रियासतों पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता का अंत हो गया और भारत परिषद को ख़त्म करके उसके जगह पे राष्ट्रमंडल बनाया गया। और ये हुआ कि जो भारत का राज्य सचिव था वो राष्ट्रमंडल का सचिव होगा अर्थात राष्ट्रमंडल सचिव के एक पद की व्यवस्था की गई। देखिए इसको देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान को वैधानिक रूप दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनेंगे। ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा। नियुक्ति कौन करेगा? इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक प्रशासन 1935 तक भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलेगा। देसी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत हो गया। इसके बाद इस भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा वाला जो अध्याय है उसमें कुछ और विविध तथ्य छूटे हैं परीक्षा की दृष्टि से जो आते रहते हैं, उनको अभी देखते हैं। इसके बाद जो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा वाला अध्याय है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं वो उनको हम देखेंगे। जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ 1947 में, उसमें कौन क्या था उसको देखेंगे। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कृपया करके हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें और अपने मित्रों से अनुरोध करें कि वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने कमेंट भी देते रहें। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम जो मंत्रिमंडल 1947 में बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। विदेश आदि 2-3 विभाग इनके पास थे, लेकिन प्रमुख है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं ऋषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को शिक्षा दिया गया था, ये भी बहुत बार पूछा है। और सरदार बलदेव सिंह, इनके बारे में भी बहुत बार पूछता है। सरदार बलदेव सिंह क्या थे? स्वतंत्र भारत का जब प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ था तो वो रक्षा का जिम्मा दिया गया था, रक्षा मंत्री थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद पूछा जाता है, एकमात्र महिला सदस्य थी राजकुमारी अमृता कौर जी, वो स्वास्थ्य थी। और R.K. षणमुखम चेट्टी जी वित्त थे। अंबेडकर साहब विधि के थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उद्योग एवं आपूर्ति थे, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उसके बाद जो आता है कि प्रधानमंत्री जो हुए पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको किसने शपथ दिलाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन जी ने उनको शपथ दिलाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे, ये हमारे सी राजगोपालाचारी जी थे। 21 जून 1948 से 26 जून 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे, सी राजगोपालाचारी, 21 जून 1948 से 26 जून 1950 तक। ली आयोग किससे संबंधित है? तो ली आयोग हमारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है। वर्ष 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए ली आयोग की सिफारिश आई कि केंद्र की सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक अलग से आयोग का गठन किया जाए, जिससे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संविधान सभा में एक और प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा में सर्वाधिक जो प्रतिनिधि थे वो कहाँ के थे? तो सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर के थे 7, उसके बाद ट्रावनकोर के 6 थे। तो संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर के 7 और दूसरे नंबर पे ट्रावनकोर के 6 थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। उसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। अगला जो हम लोगों का विषय होगा वो संविधान सभा और संविधान बनाने में कितना दिन लगा और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य होंगे। आप हमारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए और इनमें जो विषय दिए गए हैं, मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली जो प्रांतीय सिविल सेवा है उसके लिए और एक दिवसीय सेवाओं के लिए, पुलिस भर्ती के लिए, सीटेट के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए जो राज्य व्यवस्था वाला पूरा पाठ्यक्रम है उनका समाहन किया गया है इसमें। और महत्वपूर्ण बिंदुओं को कई जगहों से लाकर उनको एक फ्रेम दिया गया है और इस कक्षा में बताया जा रहा है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और बार बार पढ़ें, इसे नोट्स बनाएं और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल जो इल्विन क्लासेस के नाम से है, उस पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और सब विषयों के जो क्रमागत सीरीज है उसको एक ही बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।